लाइव में आप लोगों का स्वागत है। यूपी को नरक से निकालो की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे वृंदावन की जो अमित शाह की यात्रा है उसके बारे में। अमित शाह की वृंदावन यात्रा के बारे में पहली दो प्राथमिक प्रतिक्रिया ये कि अमित शाह को इतने वर्ष हो गए शासन चलाते हुए, लेकिन वो कभी वृंदावन नहीं आए, उन्हें कृष्ण की याद नहीं आई। उन्हें ये याद नहीं आई कभी भी कि न वो पहले लोकसभा के चुनाव में आई, न दूसरे लोकसभा के चुनाव में आई, न इसके पहले के विधानसभा चुनाव में आई कि उत्तर प्रदेश में मथुरा भी है और मथुरा में वृंदावन है और वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है। मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं आपसे कि अमित शाह के घर बांके बिहारी की पूजा नहीं होती। अगर बांके बिहारी की पूजा हो रही होती तो वे जरूर सत्ता ग्रहण करते, एक बार बांके बिहारी की शरण में जरूर आते। इन दिनों गर्दन फंसी हुई है तो बांके बिहारी याद आ रहे हैं, कृष्ण याद आ रहे हैं, राधा याद आ रही है, काशी विश्वनाथ याद आ रहे हैं, गंगा याद आ रही है, यमुना याद आ रही है ना। और उससे भी बड़ी और खतरनाक बात जो मैसेज अमित शाह ने दिया है, वो अमित शाह और उनके साथ में जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे श्रीकांत शर्मा, वो दोनों बिना मास्क के मंदिर के अंदर मौजूद थे। अमित शाह का फोटो, उसके बाहर, मंदिर के बाहर का फोटो, दोनों इस बात को बताते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो इस समय महामारी फैली हुई है, जिसे हर दूसरा आदमी प्रभावित हुआ है हिंदुस्तान का, अमित शाह और उनका जो कैंडिडेट है जो मथुरा में खड़ा हुआ है, उसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का कोई मतलब नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल जब गृह मंत्री ही ना माने तो जनता को मैसेज क्या जाएगा, कानून हमारे ठेंगे पर। अब आप सोचिए, सत्ता में अगर ऐसे लोग हों जिनके कानून ठेंगे पर हो, जो अपने ही बनाए हुए प्रोटोकॉल को न माने, उन लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश को सुशासन देंगे। अब जरा अमित शाह के उस दृष्टिकोण पर बात की जाए जो अमित शाह करते रहे, फिर उसके बाद में जो अमित शाह ने जो आज बोला है वृंदावन में, मैं उसकी बात करूंगा। मैं अमित शाह की पूरी जो शैली है, नरेंद्र मोदी और योगी की जो पूरी की पूरी शैली है, वो शैली इस स्पीड, तेज गति से हर चीज कही जाए और तेज गति से संप्रसारित की जाए। अगर अमित शाह अभी बोले हैं तो अमित शाह के उस वक्तव्य को 50 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुपों में तत्काल कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए। अगर अमित शाह बोले हैं तो उसे बहुत ही स्पीड के साथ में पूरी दुनिया के नेटवर्क पर फैला दिया जाना चाहिए। हर अखबार, हर टेलीविजन में उसका लाइव कवरेज होना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी ने, जो अमित शाह ने जो शैली विकसित की है, वो शैली यह है कि हर चीज को स्पीड से कम्युनिकेट करो, और स्पीड से जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो भय पैदा करते हैं, कम्युनिकेशन पैदा नहीं करते। यही वजह है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी का पूरा जोर इस बात पर है कि हर चीज स्पीड के साथ कम्युनिकेट की जाए, और जो चीज स्पीड के साथ कम्युनिकेट की जाएगी वो कम्युनिकेशन पैदा नहीं करेगी, वो भय पैदा करेगी, वो बेचैनी पैदा करेगी, लोगों के अंदर डर पैदा करेगी। और जब चीज स्पीड से पैदा कम्युनिकेट की जाती है, जैसा कि अमित शाह की स्टाइल, और जो आज उन्होंने वक्तव्य दिया, और वक्तव्य वो एकदम बिजली की गति से पूरे देश में कम्युनिकेट कर दिया गया। योगी वक्तव्य देते हैं, वो स्पीड से पूरे के पूरे देश में, आपके शहर में बलात्कार की घटना हो जाए, वो स्पीड से कम्युनिकेट नहीं होती। आपके स्पीड से कम्युनिकेट वह चीज नहीं होती कि लगातार पुलिस थाने के सामने
हत्या की घटना घट जाए लेकिन वो स्पीड से कम्युनिकेट नहीं होती। लेकिन अमित शाह, मोदी, योगी जो कहते हैं, उसे स्पीड से कम्युनिकेट करने की जो कला जो उन्होंने विकसित की है, उसका पर्पज स्पीड से कम्युनिकेट करना नहीं है, उसका आइडियोलॉजिकल मकसद है भय पैदा करना, दहशत पैदा करना। जब आप स्पीड से कम्युनिकेट करते हैं तो साइबर चिंतन के जो बड़े मनीषी हैं, पॉल विरिलियो कहते हैं कि स्पीड से किया गया कम्युनिकेशन भय पैदा करता है, और यही वजह है कि हर आदमी अब डरा हुआ है। और जब आप स्पीड से कम्युनिकेशन करते हैं तो पूरे के पूरे स्पेस में एक बेचैनी, एक दहशत पैदा करते हैं। और तीसरी चीज जो नरेंद्र मोदी की स्पीड और अमित शाह की स्पीड की शैली जो कम्युनिकेट करती है, जो कि सिलेक्शन में अब जगह जगह है, वो अगर वो 200 लोगों में भी वो बोलेंगे तो वो कम्युनिकेट इस तरह से किया जाएगा जैसे कि वो 140 करोड़ लोगों को संबोधित कर रहे हो। तो स्पीड का कम्युनिकेशन थर्ड जो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है वो ये कि वह सामूहिक यथार्थ चिंतन से मनुष्य को दूर ले जाता है। व्यक्ति की जो बात कही जा रही है उस पर वो सोचे, ठंडे दिमाग से सोचे, उसकी सोचने की क्षमता का ही वो अपहरण कर लेते हैं। तो ये जो स्टाइल है अमित शाह की, ये जो स्टाइल है अमित शाह के जो दो और धुरंधर हैं, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, इनकी ये स्टाइल जो स्पीड से कम्युनिकेशन की स्टाइल है जो कि इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाएगी, उसका पर्पज है, उसे ध्यान में रखना चाहिए, उसका पर्पज है भय पैदा करना, लोगों के अंदर बेचैनी पैदा करना, और लोग यथार्थ ढंग से सोच ही ना पाए, ये मनोदशा तैयार करना। ये वो पर्सपेक्टिव है जिसमें कि अब आप सोचिए कि इन अमित शाह ने क्या कहा। आपकी हमारी सबकी आदत यह है कि अमित शाह ने जो कहा, जो टेलीविजन में बताया गया, उसमें हम उनके जो वाक्य हैं उनको हम देखते हैं। नेता के भाषण, नेता के वक्तव्य वाक्यों में नहीं होते। नेता के भाषण और उसका अर्थ उस कम्युनिकेशन की शैली में होता है जो कि आपके पूरे के पूरे वातावरण में इर्द गिर्द जो गढ़ा गया है, बनाया गया है। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी, इन्होंने जो स्पीड से कम्युनिकेट करने की जो शैली विकसित की है, जिसे हम वर्चुअल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो शैली भय पैदा करने वाली शैली है। अब आज जो उन्होंने बयान दिया उसकी बहुत ही संक्षेप में एक मीमांसा की जाए। उन्होंने एक बड़ी ज्ञान की बात कही है, और इस ज्ञान की बात का शास्त्र में लिखी हुई चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। ब्रिज किसके लिए जाना जाता है? ब्रिज समर्पण के लिए नहीं जाना जाता। अमित शाह को पता ही नहीं है कि ब्रिज का मतलब क्या है। एक जमाने में ये कहावत थी, आज भी है, ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त हो जाए। ब्रिज की अगर मिट्टी भी अगर उड़ के मुक्ति के सिर पर लगे तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। ब्रिज जो है वो लिबरेशन के नाम से जाना जाता है, वो समर्पण के नाम से नहीं जाना जाता। अमित शाह को ब्रिज की जनता चाहिए समर्पित, गुलाम जनता चाहिए। ब्रिज की जनता में गुलाम और समर्पण का भाव नहीं रहा है कभी भी। ब्रिज की मिट्टी की यह खूबी है। फेमस कविता है वो, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति पूछ रही है भगवान से कि भगवान मेरी मुक्ति कहां होगी, सबकी तो मुक्ति मेरे यहां हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं उससे, ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त हो जाए। तो ब्रिज की जो माटी है और ब्रिज का जो फ्लेवर है
ब्रिज की जो नेचर है वो लिबरेशन को भी लिबरेट करने की नेचर है, वो समर्पण की नेचर नहीं है। इससे पता चलता है अमित शाह को हिंदू दर्शन, हिंदू शास्त्र, हिंदू परंपरा, ब्रज और मथुरा वृंदावन का कोई ज्ञान नहीं है। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने एक बड़ी वोट लेने हैं ना, अगर वोट के लिए अगर कह दिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया, एक धोखाधड़ी की वृंदावन और मथुरा की जनता के साथ, मैं बाकी शहरों की नहीं जानता, मथुरा में एक करप्शन किया उन्होंने पूरी एन मास जनता के साथ। हर दुकान का साइन बोर्ड सरकार ने अपने पैसे से बदलवाया, म्युनिसिपैलिटी के पैसे से बदलवाया, बनवा के दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि चुनाव के पहले यह घूस दी जा रही है उनको। आज वो कह रहे हैं कि मथुरा को दिव्य और भव्य, दिव्यता और भव्यता की, अरे दिव्यता और भव्यता की ओर ये लोग लौटाएंगे जिनके घर में कभी बांके बिहारी की पूजा नहीं होती, कभी द्वारकाधीश की पूजा नहीं होती। मथुरा की दिव्य और भव्य इमेज आज से नहीं, पिछले 3000 साल से है। और भाजपा कितना भव्य और दिव्य मथुरा बनाया है उसने। आप चलिए मथुरा मेरे साथ, मैं आपको मथुरा दिखाता हूं। एक जमाना था जब कांग्रेस का शासन था, तो आप जान लीजिए मथुरा में यमुना में पवित्र पानी था, साफ पानी था, बल्लियों पानी हुआ करता था यमुना में। और आज स्थिति है कि मथुरा और वृंदावन में यमुना एकदम कीचड़ में तब्दील होकर रह गई है। 50 साल से म्युनिसिपैलिटी, मथुरा और वृंदावन की म्युनिसिपैलिटी भाजपा के हाथों में है। अधिकतर समय उनके एमपी और एमएलए चुनते रहे हैं। जमुना को इन लोगों ने नरक कुंड बना के रख दिया। पिछली बार जब श्रीकांत शर्मा इलेक्शन लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि यमुना को पवित्र बनाएंगे, लेकिन यमुना को पवित्र बनाना दूर रहा। यमुना में पानी का फ्लो ही नहीं है, सिर्फ नाले और नाले का पानी है। आप सुबह नल खोलिए, आपको सिर्फ पहले जो आएगी धार वो कीचड़ की धार आएगी। हां, एक बात अमित शाह ने सही कही कि ये जो चुनाव है ये भारत के भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। अमित शाह से पूछना चाहिए कि ऐसा यूपी के चुनाव में क्या दांव पर लगाए कि भारत के भाग्य का निर्माण होगा। जी नहीं, बीजेपी के भाग्य का निर्माण जरूर होगा। बीजेपी के भाग्य का फैसला इस चुनाव में होना है कि अगर बीजेपी रहती है, अगर इस चुनाव में भाजपा जीतती है तो तय मानिए कि भारत नरक में जाएगा। पहली बार हुआ, अमित शाह को जानना चाहिए, अमित शाह को उत्तर देना चाहिए, पत्रकारों को पूछना चाहिए। पहली बार हुआ द्वारकाधीश मंदिर को अपने खर्चे के लिए बैंक से पैसे निकालने पड़े। विभिन्न मंदिरों को अपने खर्चे के लिए बैंक से जमा पूंजी निकालनी पड़ी। पहली बार हुआ पूरी हिस्ट्री में, 70 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि द्वारकाधीश के मंदिर के खर्च के संचालन के लिए पैसे बैंक से लाए जाएं। कमाल के हिंदू भक्त हैं और कमाल की हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली यूपी की सरकार है, जिसमें कि मंदिरों में भूखमरी घुस गई। 50 दिन जो लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन में ब्राह्मण वहां बिल्कुल एकदम भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। वो मथुरा को भव्यता और दिव्यता, यानी आप एक खाने का पैकेट तक सप्लाई नहीं कर पाए मथुरा में कि गरीब भूखे लोगों के लिए घर घर जाके खाने के एक पैकेट की सप्लाई दी जाए। और जो लोग सप्लाई कर रहे थे उनसे कहा जा रहा था कि अगर सप्लाई करनी हो तो पहले डीएम से परमिशन लो, और डीएम अगर 100 पैकेट सप्लाई होनी है तो उसमें से कुछ परसेंटेज हमारा भी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हुई है उस समय भी, जब लोग कोरोना से और लॉकडाउन से प्रभावित थे और संस्थाएं लोगों की मदद करना चाहती थी। तो मथुरा की भव्यता और दिव्यता पर तो उसी दिन कालिख पोत दी गई, जबकि लॉकडाउन में
मंदिरों को कंगाली के कगार पर पहुंचा दिया गया और द्वारकाधीश जैसा विशाल और महान मंदिर, उसको अपने बैंक से पैसे निकालने पड़े खर्चे के लिए। सारे पुजारियों की तनख्वाहें आधी कर दी गई। अमित शाह को मथुरा के यथार्थ का कोई ज्ञान नहीं है। वो झूठ बोलने के अलावा दूसरी चीज बोल नहीं सकते। एक अंत में आखिरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, अमित शाह ने कहा कि हमारे पास में आंकड़े लेकर आया हूं कि मैं हत्या, अपहरण और लूट के मामले में उत्तर प्रदेश अखिलेश के जमाने में जो था और आज जो है, उसमें कमी आई है। जी नहीं अमित शाह जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपके आंकड़े, आपके मंत्रालय के द्वारा जो अपराध, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के जो आंकड़े प्रकाशित हुए 2017 से लेकर 2019 के बीच के, वे आंकड़े बताते हैं कि आपके शासन में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अपराधों में बेशुमार वृद्धि हुई है। मैंने बाकायदा यूट्यूब पर एक पूरा का पूरा डाटा देते हुए एक एपिसोड किया था इस पर। मैंने साफ कहा था कि अमित शाह को अपने यहां के डाटा भी पढ़ने की फुर्सत नहीं है या अक्ल नहीं है। वो कहते हैं कि एक बार मौका और दे दो, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की एक नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। अरे एक बार मौका और दे दो के कह के ही तो 2014 में आए थे। 2019 में भी जनता ने विश्वास किया। क्या किया आपने? दुनिया में जिस अर्थव्यवस्था में भारत की जीडीपी चीन के बाद में दूसरे नंबर पर होती थी, आज स्थिति यह है कि भारत की जीडीपी, जो कि आपके शासन में आपको 8-9% जीडीपी छोड़ी गई थी, आज -27% जीडीपी है। अगर आपको एक मौका और मिला ना, तो आप तय मान लीजिए, आप हिंदुस्तान की जनता के तन पर जो कपड़े बचे हैं वो भी उतरवा लेंगे। और जो अभी नौकरी पेशा लोग और जो अभी पेंशनधारी लोग जो नौकरी, तनख्वाह पाते हैं और पेंशन पाते हैं, तय मान लीजिए यूपी का चुनाव जीतने दीजिए, आपकी पेंशन आपके घर पहुंच जाए तो आप खैर मनाइएगा। झूठ बोल रहे हैं कि पिछली सरकार के जमाने में खजाना खाली था। झूठ बोल रहे हैं। आज स्थिति है कि रिजर्व बैंक में जो इमरजेंसी के लिए जमा धन था, उस जमा धन को निकाल के सरकार अपने खर्चे चला रही है। झूठ बोल रहे हैं। पिछली सरकार खजाना भर के गई थी, रिजर्व बैंक भरी हुई थी, लेकिन मोदी ने 2 बार जमा धन में से, जिसको सिर्फ इमरजेंसी में निकाला जाता है, उस जमा धन को इस पिछले 1 साल के दौरान 2 बार निकाला है। जाहिर है यह सवाल तो होगा ही, और सही सवाल है ये, देश को चुनना है या व्यक्ति को चुनना है? अमित शाह, बीजेपी वाले लोग अपने को व्यक्ति के तौर पर नहीं देखते, वो देश के तौर पर देखते हैं। जी नहीं, हिंदुस्तान की जनता को देश को नहीं चुनना है। हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र को चुनना है, और लोकतंत्र तभी बचेगा जब बीजेपी हारेगी। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की चौपट पड़ी हुई है। सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चौपट पड़े हुए हैं। सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर लूटमार हो रही है, और मात्र 36 दिन साल में काम मिलता है लोगों को। वायदा था मनरेगा के तहत साल में 100 दिन काम का, योगी सरकार सिर्फ 36 दिन काम दे पाई है। तो अगर आप सत्ता में आ गए तो तय मान लीजिए अगली बार 36 दिन भी काम नहीं मिलेगा। कांग्रेस के शासन में कम से कम मजदूरों को, जो गांव में रहते थे, उनको 100 दिन मनरेगा में काम तो मिलता था। अमित शाह आप झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह आप झूठ बोल रहे हैं कि आप देश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना देंगे। आपके 7 साल के शासन में लगातार देश की अर्थव्यवस्था
विश्व के स्तर पर नीचे, डर नीचे चली गई है। और उत्तर प्रदेश, महान उत्तर प्रदेश, राम जी का उत्तर प्रदेश, शिक्षा के मामले में, अपराध के मामले में, लूटमार के मामले में, सारी हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे बुरी कंडीशन है उसकी। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे बुरी कंडीशन है। ये सबसे खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति जिन राज्यों में है, उनमें उसका नंबर 18वें और 19वें नंबर पर है। कितने अच्छे शासक हैं आप, और आप वायदा कर रहे हैं कि आप महान भारत का निर्माण करेंगे। जी नहीं, आप सिर्फ अपराधी भारत का निर्माण करेंगे। आप सिर्फ अपराधी उत्तर प्रदेश का निर्माण करेंगे। और आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर अब आए तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति को, जो गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको ड्रग एडिक्शन की संस्कृति में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि आपका ड्रग माफिया से, आपका हथियार बनाने वाली कंपनियों से आपका गहरा संबंध है। और ये दो कंपनियां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनियों के साथ मिलकर इस समय देश को लूट रही हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ड्रग इंडस्ट्रीज और हथियार उद्योग, ये तीन मिलकर बीजेपी को फंड दे रहे हैं, संचालित कर रहे हैं और देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इसको, बीजेपी को हर हालत में हराएं। बीजेपी का एक भी व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए। अमित शाह बाई नेचर वो झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।